दोस्तों मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कई दिनों से वीडियोस नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोस की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज से जो सीरीज आपके लिए शुरू होगा वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज होगी, जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों यह सीरीज इसलिए लाया जा रहा है कि आगे कई एग्जामिनेशंस आपके सामने ही हैं, जैसे बीएड एग्जामिनेशंस, उसके बाद बीईओ, फिर आने वाले समय में ईपीएफओ और यूपीएसआई के एग्जामिनेशंस, लेखपाल के एग्जामिनेशंस। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज लाई गई है आपके सामने। डेली 25-25 क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों तैयार रहिए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और चीज़ों को नोट करते हुए आगे बढ़िए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, भोपाल गैस आपदा किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन है आपके पास प्राकृतिक, कृत्रिम, आतंकवाद या कोई नहीं। यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, वह किस प्रकार की आपदा की श्रेणी में रखी गई है? नेचुरल डिजास्टर के रूप में रखी गई है, मेन मेड डिजास्टर के रूप में रखी गई है, या टेररिज्म अटैक के रूप में रखी गई है, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा कृत्रिम। आप सभी जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी दोस्तों, वह किस वजह से हुई थी? वह मिथेल आइसोसाइनाइड गैस के विस्फोटन के कारण हुई थी। तो यह कैसी घटना है दोस्तों, कैसी आपदा है? कृत्रिम आपदा है, यानी कि मैन मेड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन जीवों द्वारा रोग होने की संभावनाओं को न्यून करता है? यानी कि इसमें से कौन सा फैक्टर है जो मनुष्यों में या जीवों में रोग उत्पन्न होने की संभावनाओं को बहुत कम करता है? आपके पास ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी या प्रोटोजोआ। तो दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा जीवों में रोग होने की जो संभावना है वह बहुत ही न्यून होती है। मामूली सा बुखार होता है और उसके बाद वह अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो प्रोटोजोआ रोग होने की संभावना को न्यून करता है। अगला प्रश्न है, वह भौतिकी घटना जब अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में रंगों का शानदार प्रदर्शन आकाश में देखा जाता है। दोस्तों यह बहुत ही अच्छी घटना है। जब अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं दोस्तों, उसमें रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखा जाता है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन होता है रंगों का। तो उस घटना को क्या नाम दिया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास अरोरा बोरेलिस, तारों की चमक, सितारा बौछार या प्रस्फुटन। तो दोस्तों अलास्का और उत्तरी कनाडा के बीच जो रंगों का प्रदर्शन देखा जाता है उसको अरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है। यही घटना जब अलास्का और दक्षिणी कनाडा के मध्य होता तो उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अलास्का और उत्तरी कनाडा के बीच में है तो अरोरा बोरेलिस के नाम से जानेंगे, और यदि अलास्का और दक्षिणी कनाडा के मध्य है तो उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से पूछा गया है कि जो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे, यानी कि 8 मार्ग बताए थे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सही भाषण, सही चिंतन, सही इच्छा, सही आचरण। यदि बात की जाए सही भाषण की तो सही बोलना ये बताया गया है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में। सही चिंतन यानी कि विचार जो करिए सही करिए, ये भी बताया गया है। सम्यक आचरण यानी कि आपका जो आचरण होना चाहिए वो सही होना चाहिए, यह भी बताया गया है। जबकि इच्छा के बारे में बताया गया है कि इच्छा ही दुख का कारण है, यानी कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में ऑप्शन सी शामिल नहीं है, सही इच्छा। इच्छा का तो कोई वर्णन ही नहीं है दोस्तों अष्टांगिक मार्ग में, क्योंकि इच्छा ही दुख का कारण है और दुख है तो इच्छा है। तो स्वाभाविक सी बात है अष्टांगिक मार्गों में कौन शामिल नहीं है? सही इच्छा। और अगला प्रश्न है, चौथा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ? आपके पास ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, महापद्म नंद। तो आप सभी जानते हैं अजातशत्रु के शासनकाल में पहला हुआ था, कनिष्क में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किसके शासनकाल में हुआ? अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किसके शासनकाल में हुआ? आपके पास ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो आप सभी जानते हैं अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के प्रसार को विदेशों में फैलाया, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। अशोक के द्वारा ही बौद्ध धर्म का प्रसार कराया गया। और समुद्रगुप्त को आप जानते ही हैं, भारत के नेपोलियन के रूप में से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को इसने हराया था। और हर्षवर्धन की बात करें तो प्रत्येक 4 वर्ष पे कुंभ का आयोजन करने का कार्य किसने प्रारंभ कराया था? हर्षवर्धन ने। तो यह संबंधित फैक्ट है दोस्तों। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के काल में हुआ। अगला प्रश्न है,
द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन के लेखक कौन है? रवीश कुमार, बरखा दत्त, राहुल कंवल, अर्णव गोस्वामी। तो आप सभी जानते हैं कि रवीश कुमार को भी हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है और रवीश कुमार की यह पुस्तक है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन। तो इसके लेखक कौन है? रवीश कुमार। अगला प्रश्न है, नोकिया मोबाइल कंपनी किस देश से संबंधित है? हम सभी जानते हैं नोकिया बहुत ही पुरानी कंपनी है मोबाइल के क्षेत्र में, तो यह किस देश की कंपनी है? आपके पास ऑप्शन है जापान, चाइना, यूएसए या फिनलैंड। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, फिनलैंड। नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है। अगला प्रश्न है, ऑरेंज प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे गोल्ड कप होता है, गोल्डन शू कप होता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कप्स के प्रावधान हैं। उसी प्रकार ऑरेंज प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है साहित्य, खेल, चिकित्सा या अभिनय। तो ऑरेंज प्राइज जो दिया जाता है वह लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। खेल के क्षेत्र में आप जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और अभिनय के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या पंजाब। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों बिहार का जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों की अपेक्षा में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हुआ है। तो बिहार आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? डायनमो, विद्युत मोटर, रेक्टिफायर या कैपेसिटर। तो आप सभी जानते हैं डायनमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। यदि हम बात करें रेक्टिफायर की, तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का क्या कार्य है दोस्तों? कैपेसिटर का कार्य है रुके हुए आवेशों को संचित करना। अगला प्रश्न है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो देखिए दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व की श्रृंखला भी देख लीजिए कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, आप नोट कर लीजिए। फिर अगला है, कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो जो कमलांग टाइगर रिजर्व है यह दोस्तों स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सबको नोट करते हुए चलेगा, सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा, असम, बिहार या केरल। तो दोस्तों जो नामेरी टाइगर रिजर्व है यह असम में है। यदि बात की जाए अचनकमार टाइगर रिजर्व की, तो यह आपका मेघालय में आता है दोस्तों। इन सभी को नोट करते हुए जाइएगा। अचनकमार टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। यदि बात की जाए पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार या असम। तो जो पलामू टाइगर रिजर्व है वह झारखंड के अंतर्गत आता है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कई बार एग्जामिनेशंस में इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। ये मोस्ट प्रोबेबल रिपीटेड क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, नोट करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भद्र बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भद्र बाघ अभ्यारण्य की बात की गई है, तो भद्र बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, केरल या मध्य प्रदेश। तो जो आपका भद्र बाघ अभ्यारण्य है यह आपके कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है, यानी कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? केरल में है, हरियाणा, पंजाब या बिहार। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेरियार एक जनजाति है केरल की और पेरियार टाइगर रिजर्व भी कहाँ स्थित है? केरल में, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो जो हमारा रातापानी टाइगर रिजर्व है दोस्तों यह स्थित है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है इससे दोस्तों, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या बिहार। तो दोस्तों जो हमारा मेलघाट टाइगर रिजर्व है यह स्थित है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन बी, इसको सही कर लीजिए, ऑप्शन बी मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है,
डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डंपा टाइगर रिजर्व की बात की गई है और डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह स्थित है मिजोरम में, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है, नोट कर लीजिए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बहुत ज्यादा बार पूछा गया और काफी कम लोगों को जानकारी होती है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पंजाब या नागालैंड। कुछ लोग नागालैंड मार के चले आते हैं, पर दोस्तों जो आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है वह आपका तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु में स्थित है। नोट कर लीजिए। फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरावत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तेलंगाना में। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अमरावत कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और बहुत चर्चित है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और ये भी जानिएगा जो टाइगर सफारी है, जो बाघ सफारी है, वह भी इटावा में है, उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है दोस्तों 25वां, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार। इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।